डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 5 के पाठ में दूसरा पॉइंट पीएच स्केल के बारे में समझेंगे। जैसा कि नाम से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, स्केल स्केल का मतलब आप सब जानते हो, जो अपने जियोमेट्री बॉक्स है उसमें एक स्केल होती है अपने पास, वैसे ही पीएच के लिए एक स्केल बनाई गई है। हालांकि ये जो स्केल है, इस स्केल से इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक मशीन है, इस मशीन से हम पीएच को मापेंगे। ये कोई मशीन का नाम नहीं है। एक स्केल जिसपे 0 से लेकर के 14 तक संख्या लिखी होती है, ठीक है। और जितने भी पदार्थ हैं उनकी पीएच जिनकी ज्ञात हो चुकी है, उनको एक स्केल के ऊपर दर्शाया गया है कि इस पदार्थ की पीएच इतनी होती है ना, इस तत्व की इतनी है, ये पदार्थ है इतनी पीएच का है, कोई 7 पीएच का है तो कोई 8 पीएच का है, कोई 5 पीएच का है। तो यहाँ पीएच स्केल एक प्रकार से स्केल की तरह ही बनाया हुआ एक डायग्राम है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये पीएच स्केल का एक चित्र है। देखिए यहाँ 0 से लेकर के 14 तक संख्या लिखी हुई है। यहाँ ये जैसे 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 और ये 6, ये 7 आप देख रहे हो। इसी प्रकार से आगे 8, 9, 10, 11, फिर 12 और 13 और लास्ट में 14। ये संख्या ऐसी होती हैं। अब यहाँ देखिएगा, आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसको मैं लाइनिंग कर रहा हूं, इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। यानी कि यहाँ हाइड्रोजन आयन इस क्षेत्र में ज्यादा है, H+ आयन। और जो जो अपन इधर जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है, हाइड्रोजन आयन यहाँ कम हो गई इधर, ठीक है। यानी कि जिधर पीएच का मान कम है, कम का मतलब 0, 1, 2, ये पीएच कम है, वहां हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। और जब पीएच का मान अधिक हो जाता है, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक हो गया, वहां हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है। तो सारा खेल इस हाइड्रोजन आयन के ऊपर ही निर्भर है। दूसरा देखिए, इसके साथ साथ यहाँ OH आयन भी साथ साथ चल रहा है। जैसे मान लीजिए इधर यहाँ ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, इस क्षेत्र में OH आयन की मात्रा सांद्रता कम है, और जो जो अपन इधर जाएंगे OH आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका ये जो एरिया है वो बढ़ गया है और इधर ये कम है। तो कहने का मतलब पीएच स्केल में जो H है, इस H का मतलब ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। क्लियर? तो यहां अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। एक चीज और, जिसकी पीएच 0 से लेकर के और 7 से कम है, 0 से लेकर के 7 से कम, 7 से कम यानी कि 6.9 भी हो सकता है, ठीक है, 6 भी हो सकता है। ये तो अम्लीय पदार्थ होते हैं। और जिसकी पीएच 7 है वो उदासीन होगा, यानी कि ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा का मतलब 7.1 से लेकर के आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, ये क्षारीय होंगे। दूसरी चीज और, जिसकी पीएच कम है यानी कि 0 है, वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय होगा। जिसकी पीएच ज्यादा होती जाएगी, जैसे 1, 2, 3, 6, तो जो 6 है वो दुर्बल अम्लीय होगा। इधर ये हाइड्रोजन आयन ज्यादा है ना, इसलिए ये 0 वाला क्या है, प्रबल अम्लीय, ठीक है। और जो 6 वाला है वो दुर्बल अम्लीय। इसी प्रकार से अपन 7 से जो ऊपर चलेंगे तो ये क्षारीय की रेंज शुरू हो गई है, यानी कि ये 7.1 से लेकर के 14 तक क्षारीय है। 14, जिसकी पीएच 14 होती है किसी यौगिक की, वो प्रबल क्षारीय होगा। और जो 7.1 यानी कि 8 है, 7.1 है, यहां ये दुर्बल क्षारीय होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
कि कौन सा प्रबल अम्लीय है, कौन सा प्रबल क्षारीय है। यहां से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको बोर्ड परीक्षा में मिल सकते हैं। तो चलिए अपन अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। यहां लिखा है पीएच स्केल के बारे में, जैसे तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं तापमान को मापने के लिए तापमापी या थर्मामीटर का यूज किया जाता है। इसी प्रकार अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो ये पीएच स्केल जो है एक प्रकार की स्केल है जिसके ऊपर संख्या लिखी होती है 0 से 14 तक। यह स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। ठीक है, यहाँ पी देखो, पी का मतलब क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है ये पुशांस, जिसे अंग्रेजी में पोटेंस कहते हैं। तो पोटेंस से पी से शुरू होता है, तो इस पी से नाम पड़ गया ये पी। ठीक है, और एच नाम किससे पड़ा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। ये जो एच नाम है ये रखा गया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। ठीक है, ये हाइड्रोजन तथा शक्ति, पुशांस का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है, पावर। ठीक है, का सूचक है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की पावर, तथा एच हाइड्रोजन आयनों का है। अब एक वैज्ञानिक का नाम यहां इसे जुड़ा हुआ है 1909 में, सोरेनसन। आप वैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए, सोरेनसन जो है वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले पीएच स्केल बनाई और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के घातांक को पीएच कहा, यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसके घातांक को क्या कहा, पीएच। अब देखिए एक छोटा सा यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, उस फार्मूला के आधार पर अपने बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी आएगा, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, वो अपन समझते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम लघु गुणक पीएच कहलाता है। यह परिभाषा किसके अनुसार है, सोरेनसन के अनुसार है। अगर एग्जाम में तुमसे पूछा जाए कि सोरेनसन के अनुसार पीएच की परिभाषा क्या है या पीएच को परिभाषित कीजिए, तब आपको यह लिखना है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम लघु गुणक पीएच कहलाता है। अदरवाइज आप ऐसे लिखते हो, अगर सामान्य आता है कि पीएच क्या है या पीएच स्केल क्या है, तब आपको लिखना है कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, उसको मापने की जो स्केल है वो ही पीएच स्केल कहलाती है। क्लियर। यहां देखिएगा ये जो डेफिनेशन बनी है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये रहा हाइड्रोजन आयन। क्लियर। इसकी सांद्रता ऋणात्मक है, ये रहा माइनस का निशान दिख रहा है आपको ये, ठीक है ना, ये ऋणात्मक। लोगरिथम या लघु गुणक ये रहा LOG 10 लिखा है, ये लोगरिथम। 3 शब्द है, हाइड्रोजन आयन, ऋणात्मक और लोगरिथम। बस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ऋणात्मक और लोगरिथम, ये ही पीएच कहलाता है, इसे ही पीएच कहते हैं। अब ये जो लघु गुणक है लोगरिथम, इसकी एक टेबल होती है, एक सारणी होती है। ठीक है, उसके प्रत्येक लोग का मान फिक्स होता है, जैसे लोग 10 का मान है ना, लोग 20 का मान, लोग 13 का मान, सारे मान इसके फिक्स होते हैं। इसको आपको केवल लोग 10 का मान ही आपको याद रखना है, बाकी आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि अपन आगे न्यूमेरिकल से समझेंगे। एक क्योंकि विलयन में मुक्त H+ आयन नहीं होते हैं। देखो जब भी अपन कोई पदार्थ पानी में घोलते हैं और अम्लीय क्षारीय पदार्थ होते हैं भले ही वो, तो उस समय जैसे अम्लीय पदार्थ है तो उसके हाइड्रोजन आयन जो है ये पानी में जब घुलते हैं तो यानी कि इसके साथ में क्या होता है, पानी H2O। तो ये हाइड्रोजन आयन और H2O ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे H3O। जैसे H2 और एक Ha तो H3 हो गया और ये O हो गया। ये जल योजित होकर H3O हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, अतः पीएच का मान निम्न भी हो सकता है। अपन ये भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता H3O है ना, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता भी अपन कह सकते हैं इसको, ये भी सही है, अपन ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में H2O और जुड़ जाता है, पानी और घुल जाता है, उससे ये बन जाता है। आगे लिखा है H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। देखिए अभी यहाँ आया था कि H+ आयन की सांद्रता यहाँ देखिए इस भाग में ज्यादा है, ये फैला हुआ भाग है ना, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एरिया ये, और इधर क्या हो रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है ना, कम होता चला गया, इधर ज्यादा है, ये भाग ज्यादा है। तो
जहां हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है उसकी पीएच कम, जैसे 0 है। ठीक है, तो यही बात ये बता रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। देखिए यह थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, जिसकी पीएच 7 है, उदासीन है, यानी कि न तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। उदासीन जल के लिए H+ और OH आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होती है। यानी कि ये उदासीन के लिए बात कर रहा है, इसकी सांद्रता कितनी होती है, 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, ये सांद्रता को मापने की इकाई है, मोल प्रति लीटर आयनों की सांद्रता है ये। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH आयन की दोनों की सांद्रता मिलाकर के जो है वो 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर होती है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पीएच देखिए फार्मूला जो था अभी अपने ऊपर पढ़ा था, ये इस फार्मूले में अपन रख रहे हैं इसका मान, पीएच हो गया माइनस लॉग, और यहां पर क्या लिखा है 1 × 10⁻⁻7, ये लिख दिया अपन ने, जो अपन को यहां दिया गया है इसमें, है ना, ये मान रख दिया अपन ने, ये वाला लिख दिया। अब देखिए जो माइनस है, -7 है यहाँ पर, और यहाँ भी माइनस है, ये -7 जब इधर आएगा तो माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो पीएच बराबर प्लस की 7 log 10, यहाँ log 10 का मान जो है वो 1 है, तो यहाँ इसको 1 से गुणा करेंगे तो अपन 7 का 7 ही आएगा। तो पीएच कितनी होगी, 7। यानी कि किसी विलयन की पीएच 7 होती है तो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। और पीएच 7 का मतलब क्या है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर है तो उसकी पीएच ज्ञात करो। तो अपन को इस प्रकार से ये 3 स्टेप लिखनी है। ठीक है, और अपना आंसर सी हो जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमें पता है इस पार्ट में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक, और कैसे आएगा 2 + 2। ठीक है, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल का बन सकता है। पीएच 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। देखिए रहा 7 से कम वाला ये अम्लीय है पूरा, कहा ना अम्लीय, ये अम्लीय है पूरा। 7 है वो विलयन उदासीन, ये 7 वाला उदासीन हो गया। पीएच 7 से अधिक है यानी 14 तक है तो विलयन क्षारीय होगा, ये इधर वाले जिसकी बात कर रहा है, ये पूरा का पूरा कैसा होगा, ये क्षारीय होगा 14 तक। 14 वाला प्रबल क्षारीय, 0 वाला प्रबल अम्लीय, और ये जो 6 वाला है ये दुर्बल अम्लीय, 8 वाला है ये दुर्बल क्षारीय। इस प्रकार से यहाँ पर ये, यानी कि दोनों तरफ प्रबल प्रबल है, आप याद रख सकते हो, प्रबल अम्लीय और ये प्रबल क्षारीय। ठीक है, 7 उदासीन है तो 7 के पास वाला जो है वो दुर्बल होगा, जैसे 6 है ये दुर्बल अम्लीय, और इधर ये 8 है जिसकी पीएच ये दुर्बल क्षारीय। क्लियर, चलिए अपन आगे देखते हैं। अम्लों व क्षारों की सामर्थ्य विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। ये तो अपन ने पढ़ाई है अभी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी वहां पर विलयन की पीएच कम होगी। हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता प्रबल, देखो ये प्रबल दुर्बल की बात कर रहा है। अब जहां हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है वो प्रबल अम्लीय, और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक होती है प्रबल क्षारीय होते हैं। देखिए यहाँ पर इस साइड में क्या है, ये OH आयन की सांद्रता ज्यादा है ना, देखो ये जो इस प्रकार से जो त्रिभुज बन रहा है एक, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इधर ये OH आयन की सांद्रता ज्यादा है इसलिए ये प्रबल हो गया, और इधर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है तो ये प्रबल अम्लीय हो गया, और ये प्रबल क्षारीय हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ इसको थ्योरी में लिखा गया है। कुछ प्रमुख विलयनों की पीएच, देखिए यहाँ से छोटा क्वेश्चन अपना बन जाता है कि विलयन की पीएच ज्ञात कीजिए, या मिलान करने का प्रश्न आ सकता है। एक तरफ तो आपको क्या दे देंगे, नाम दे देंगे कि ये पदार्थ है कि HCl है ना, ये दूध है, दही है, इसकी पीएच है, तो आपको इसका थोड़ा सा याद रखना है। देखिए अम्लीय जो पदार्थ है ये 0 से लेकर के यहाँ 7 से कम वाला ये जो भाग है ये होगा। ठीक है, तो अम्लीय पीएच रखने वाले पदार्थ कौन कौन से, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस, अपने जो पेट के अंदर जो आमाशय है, दूसरे पार्ट में अपने पढ़ा था पाचन तंत्र, ये जो आमाशय है, ठीक है ना, ये वाला भाग ये, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो इसे ही जठर रस कहते हैं अपन। तो इसमें HCl होता है जिसकी पीएच लगभग 2 के लगभग होती है। ठीक है, 2 pH लगभग होती है इसकी। तो ये जठर रस है, इसके अंदर HCl जो है ये अम्लीय पदार्थ है। दूध जो है ये भी अम्लीय होता है, लेकिन ये दुर्बल अम्लीय पदार्थ होता है, दुर्बल है।
यानी दूध इतना खट्टा नहीं लगता अपन को, दूध खट्टा नहीं होता, ज्यादा खट्टा हो जाएगा दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा। दही जो है यह दूध की तुलना में थोड़ा अधिक प्रबल है, क्योंकि दही खट्टा होता है लैक्टिक एसिड के कारण। नींबू का रस है, नींबू के रस में सिट्रिक या साइट्रिक एसिड हो सकता है, या एस्कॉर्बिक एसिड बोल दीजिए इसको, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है नींबू में, विटामिन सी होता है खट्टे फलों में। टमाटर है, संतरा है, ठीक है, इनके अंदर भी एसिड पाया जाता है। जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, संतरा में भी सिट्रिक एसिड होता है। शुद्ध जल की पीएच 7 होती है। शुद्ध जल है यानी कि वो उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। अब 7 से अधिक वाले की बात करेंगे, अपन क्षारीय वालों की बात करेंगे। तो जो पीएच जिसकी 7 से अधिक होती है, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय पदार्थ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्षारीय पदार्थ होते हैं। रक्त जो है इसकी पीएच जो है वो 7 पॉइंट अपने मुख्यतः 7.1 से लेकर के 7.5 तक होती है, ठीक है। तो ये कैसा है, क्षारीय है लेकिन दुर्बल क्षारीय है, यानी कि यहाँ है केवल 7.1 ना, ये दुर्बल प्रकार का है। हमारा जो रक्त है उसकी पीएच क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। साबुन का पानी जो है ये क्षारीय होता है। सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ कौन से, जो मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जैसे पेप्सी है, थम्सअप है, माउंटेन ड्यू है ना, मरिंडा है, आपने खूब नाम सुने हैं। इन सब के अंदर सोडा विलियन होता है, ये मिला जाता है, इसमें क्षारीय पदार्थ होता है। CO2 गैस होती है मुख्य रूप से। मिल्क और मैग्नीशिया यानी कि MgOH2, ये जो मिल्क और मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारीय होता है। और ये दुर्बल क्षारीय पदार्थ है जो कि हमारी एसिडिटी को कम करने के लिए चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा हमें दिया जाता है। जिस व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उसके लिए एंटी एसिड के रूप में काम में लिया जाता है। एंटी एसिड का मतलब है अम्लता को दूर करना, एसिड का एंटी, एसिड का अपोजिट, उल्टा चलने वाला। अब देखिए इसी टॉपिक में अगला पॉइंट जो बनता है वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच कहाँ काम में आता है। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, पीएच हमारे लिए कहाँ कहाँ काम में आता है अपने दैनिक जीवन में। तो इसके लिए 5 पॉइंट, अपन 5 पॉइंट पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अम्लता व क्षारता की जानकारी होने पर हम दैनिक जीवन की कई समस्याओं को सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला ही पॉइंट आ गया अपना, ये रहा उदर में अम्लता। उदर यानी कि पेट, जब पेट के अंदर अम्ल की मात्रा, कौन सा अम्ल होता है पेट में, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कहाँ होता है, आमाशय में, स्टोमक में। जब HCl ज्यादा बनता है तो उस समय क्या हो जाता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, अम्लता की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसको दूर करने के लिए हम मिल्क और मैग्नीशिया का प्रयोग करेंगे, तो उसी की बात कर रहा है। उदर में अम्लता, इसकी शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि अम्लता बढ़ जाएगी तो पेट में दर्द या जलन होगी। इस समय हमारे उदर में जठर रस यानी कि जो उदर रस, पेट में जो आमाशय के द्वारा जो रस स्रावित होता है उसे ही जठर रस कहते हैं, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में बनता है, जिससे उदर में जलन और दर्द होता है। इससे राहत पाने के लिए देखो ANT, एंट आगे एसिड, ACID, एसिड का मतलब अम्ल और एंट का मतलब एंटी यानी कि अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। एसिड का उल्टा क्या होता है, बेस यानी कि क्षारीय पदार्थ, तो ये एंट एसिड कहलाएगा। अर्थात दुर्बल क्षारक, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल होता है, ठीक है। दुर्बल क्षारक जैसे MgOH2, मिल्क और मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, क्योंकि पेट में अम्ल है और ये क्षार पदार्थ है। अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया पेट में होगी, जिससे हमें दर्द या जलन नहीं होगी और हमें रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दंत क्षय। दंत का मतलब दांत और क्षय का मतलब होता है नष्ट होना या नुकसान होना, ठीक है। तो हमारे दांत जब खराब होते हैं तो क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं दांत खराब, उसकी बात बता रहे हैं। मुख की पीएच साधारणतः 6.5 के करीब होती है, यानी कि हमारे मुंह के अंदर जो है 6.5 पीएच होती है, यानी कि एक प्रकार से 7 से कम है, तो 7 से कम होगी तो क्या होगी, अम्लीय होगी। लेकिन 6.5 यानी कि दुर्बल अम्लीय है, ठीक है ना, हमें पता नहीं चलता इतना ज्यादा अम्लीय प्रकृति की है, ज्यादा खट्टा नहीं होता, 6.5 होती है। खाना खाने के पश्चात, लेकिन अब देखो क्या होगा, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है,
मुंह के अंदर 6.5 तक तो कोई परेशानी नहीं है, हमारे दांत खराब नहीं होंगे। लेकिन खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया, हमने खाना खाया तो हम क्या करते हैं, जब भोजन चबाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में भोजन के छोटे छोटे कण हैं वो रह जाते हैं। जब हम ठीक प्रकार से मुंह साफ नहीं करते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं पानी से, ठीक है, तो वो छोटे छोटे जो भोजन के कण हैं हमारे दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं। और हवा में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जब अपन सोते हैं या बोलते हैं, बात करते हैं, तो बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रवेश कर जाएंगे। और जब वो हमारे बैक्टीरिया मुंह में प्रवेश करेंगे तो हमारा जो दांतों के बीच में जो भोजन रह गया था उसको वो सड़ाना और गलाना शुरू कर देंगे और अम्ल बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो अपन पढ़ते हैं, खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया, ये कहां से आए बैक्टीरिया, ये हवा से बाहर से आए हैं। दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया, दांतों में अवशिष्ट भोजन कहां से लगा भाई, दांतों के बीच में जो फंसा रह गया भोजन के कण, क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे अम्ल बनता है, जो कि मुख की पीएच कम कर देते हैं। मुख की पीएच कम हो जाएगी, यानी कि लगभग 5.5, ठीक है ना, से कम होने पर दांतों के इनेमल का क्षय होने लग जाता है। ये दांतों का इनेमल क्या है, देखिए हमारे जो दांत है, मैं एक दांत की संरचना बना रहा हूं। हमारे दांत इस प्रकार से ऐसे दांत होते हैं, ठीक है ना। ये दांत जो है ऐसे, ये दांत की जड़ होती है जिसको रूट कहते हैं, है ना। ये दांत का ऊपर की ये नेक इसकी गर्दन होती है, बीच का भाग, और ये दांत का हेड होता है, यानी कि शीर्ष भाग होता है, सिर होता है। तो यहाँ दांत का जो ऊपर का सबसे बाहर का जो आवरण है ना, ये वाला, ये आवरण, आप मैं जिस जहां ये पेंसिल चला रहा हूं, ये सबसे कठोर भाग होता है दांत का, और इसी का नाम है इनेमल। यानी कि दांत का बाहर का जो सबसे कठोर आवरण है, सबसे कठोरतम भाग है, यही इनेमल होता है। और एक नॉलेज के लिए आपको बता दूं, मनुष्य का सबसे कठोर अंग जो है, ये इनेमल दांत का यही आवरण है। इसको दंतावरण भी कहते हैं, दांत का आवरण है ये, दांत के चारों तरफ ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे कठोर भाग, जब ये ही क्षय, इसका क्षय हो जाएगा, इसमें छोटा सा छेद हो जाएगा, ठीक है, ये धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा पीएच के कारण, क्योंकि ये जो पीएच कम होने के कारण अम्लीय हो गया, अपना मुंह के अंदर अम्ल बढ़ गया। और अम्ल जो पदार्थ है वो क्या कर देते हैं, वो पत्थर को भी गला देते हैं, और दांत जो है वो कठोर भाग है वो भी गलना शुरू हो जाएगा, उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा। अतः भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए। देखिए दंत मंजन जो आते हैं ना, टूथपेस्ट जो आते हैं, वो लगभग सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे अपन ने कहा जाता है कि नीम की दातुन हमें करनी चाहिए, क्योंकि नीम कड़वा होता है। कड़वे का मतलब क्या है, क्षारीय पदार्थ है। अम्ल तो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, क्षार क्या होते हैं, कड़वे। नीम कड़वा है, तो नीम का दंत मंजन सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रबल क्षारीय होता है, वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है, जिससे हमारे मुंह की सारी अम्लता खत्म कर देता है, ठीक है। और जितने भी मार्केट में दंत मंजन आते हैं, टूथपेस्ट जो आते हैं, जैसे कोलगेट है, पेप्सोडेंट है ना, और भी कई प्रकार के आते हैं, बबूल वगैरह, तो वो सारे ही दंत मंजन सारे प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो उनसे हमें दांत को अच्छी प्रकार से भोजन के बाद में साफ करना चाहिए। कीटों का डंक, कीटों में इसमें मुख्य रूप से मधुमक्खी या ततैया जो होता है, या चींटी होती है, उनके डंक में भी अम्ल होता है। और हमने बताया भी था पिछले वीडियो में एक में, कि जब कभी हमें ततैया, मधुमक्खी, चींटी काटते हैं, तो हम वहां पर दांतों की कोई चीज रगड़ते हैं जहां डंक लगा है, तो उससे हमें क्या रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जो धातु की बनी हुई चीज है, जैसे आयरन की बनी हुई है, तो धातु ऑक्साइड साथ में है, कॉपर की है तो कॉपर ऑक्साइड है, तो धातु जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जो डंक लगा है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, डंक में अम्ल होता है। तो यहाँ कीटों के डंक की बात में हो रही है। मधुमक्खी, चींटी या मकोड़े, जैसे किसी भी कीट का डंक हो, ये डंक में अम्ल स्रावित करते हैं, जिससे हमारी त्वचा के संपर्क में जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है, और इस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन या दर्द होता है। यदि उसी समय क्षारकीय प्लवण, अगर हम जहां डंक लगाया वहां क्षारीय पदार्थ लगा लेंगे, जैसे NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है इसका, ये अपन वहां रगड़ लेंगे, लगा लेंगे, या धातु ऑक्साइड लगा लेंगे, वो भी क्षारीय होता है, का प्रयोग अगर उस स्थान पर किया जाए, तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाएगा, हमें वो जलन नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। अगला अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं, एसिड रेन। देखो अम्ल वर्षा क्या है, वर्षा तो आप जानते हो, बरसात होती है, बारिश के
पानी की बूंदें जो हैं वो बारिश में नीचे गिरती हैं, वो वर्षा कहलाती है। तो जो बरसात अम्लीय हो जाए, यानी कि पानी के अंदर, बरसात के पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। वर्षा जल शुद्ध माना जाता है। पानी, जो बरसात का पानी है वो शुद्ध जल माना जाता है, यानी कि अशुद्ध जल है जिसकी पीएच 7 होती है। परंतु प्रदूषकों के कारण, प्रदूषक कौन से, जो बड़ी बड़ी चिमनी फैक्ट्रियां हैं उनके द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, है ना, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O NO NO3, है ना, ये गैसें छोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बारिश होती है, नीचे बूंदे गिरती हैं, तो बारिश में क्या, पानी H2O, और ये H2O और SO2 और ये सारे मिलकर के क्या बना लेंगे, H2SO4, क्या बन जाएगा यहाँ, H2SO4, यानी कि अम्ल बन जाएगा। तो ये सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये सारे, नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड बना लेगा, है ना, HNO3 बना लेगा ये। तो जिसके कारण ये बरसात के अंदर H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये घुल जाएंगे। और जब अम्ल घुल जाएगा तो पानी भी अम्लीय हो जाएगा और बरसात भी अम्लीय हो जाएगी। तो क्या लिखा है यहाँ पर, परंतु प्रदूषकों, प्रदूषक कौन से, सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो अभी मैंने बताया है, मोटर गाड़ियों या चिमनियों के फैक्ट्री से जो निकलता है, के कारण आजकल पीएच कम होने लग गया है। किसका, बरसात की बात कर रहा है। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है। यदि किसी झील के अंदर, नदी के अंदर जो जलीय जीव जंतु हैं, मछली वगैरह है, अगर अम्लीय वर्षा होगी तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, उनको प्रभावित करता है। इस प्रकार इससे फसल, जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर ही अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदूषक यानी कि जो चिमनी फैक्ट्रियां जो हैं, ठीक है, उन पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। और अम्लीय वर्षा का जो असर है वो ताजमहल के ऊपर भी देखा गया है। ताजमहल जो कि अपने आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में, तो वहां उस आगरा के जो 8-10 किलोमीटर का जो एरिया है, वहां फैक्ट्रियां भी नहीं है, और उस क्षेत्र के अंदर ईंधन जैसे कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां जो हैं उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। वहां तांगा चलता है या ऊंट गाड़ी चलती है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक टेम्पो चलते हैं, वो ही अपन यूज कर सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर अगर प्रदूषण होगा तो अम्लीय वर्षा होगी, और अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीय वर्षा, जो ताजमहल जो संगमरमर का बना हुआ है, सफेद संगमरमर का बना हुआ है, उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा, वो मटमेला हो जाएगा, काला हो जाएगा। और क्योंकि आप जानते हो ताजमहल विश्व के जो अजूबे हैं उन अजूबों में शामिल है, आश्चर्यजनक इमारतों में शामिल है, ये हमारे देश की शान है। तो अगर ये ही मटमेला हो जाएगा, ये गंदा दूषित हो जाएगा, तो इसको फिर देखने के लिए कोई नहीं आएगा। अंतिम पॉइंट है पीएच स्केल के दैनिक जीवन में महत्व में, मृदा की पीएच, मिट्टी की पीएच। मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। देखिए, आपने देखा होगा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो भी जिले हैं राजस्थान के अंदर, कोई भी जिला जैसे बाड़मेर है ना, सिरोही है, जालौर है, तो वहां प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे एक प्रयोगशाला बनी होती है मिट्टी की जांच अनुसंधान करने के लिए। आप अपनी मिट्टी, खेत की मिट्टी ले जाकर के वहां जांच करवा सकते हैं कि मेरी इस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, यहाँ फसल कम क्यों होती है, अधिक उत्पादन क्यों नहीं होता, मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है ना, कौन सा खनिज कम है। तो मिट्टी की जांच होती है, वो आप करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो मिट्टी की जो पीएच है वो ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली जो फसल है उसका चयन किया जा सकता है कि वो जो मिट्टी की जांच होगी तो उससे पता चल जाएगा कि आपके खेत के अंदर ये फसल अच्छी हो सकती है, आपके खेत में इस चीज की कमी है इसलिए ये फसल नहीं होगी। तो आप उसी के हिसाब से आप फसल उगा सकते हो। तथा उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जा सकता है कि आपको कौन सी खाद जो है, कौन सा उर्वरक है उसका छिड़काव करना है, और उससे आपकी अच्छी पैदावार आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने पीएच के बारे में, पीएच स्केल और पीएच का दैनिक जीवन में महत्व है, इसको समझा। धन्यवाद।